ठीक है जवानों, कोई बात पूछनी है? तो वो कल वाला सवाल से वो था कि जो कार्नोट इंजन है सारे आइडियल गैस पे होता है, तो ये रियल वर्ल्ड पे अप्लाई होया थे। वो असल में बाद में पता चला ना कि वो आइडियल गैस पे डिपेंड ही नहीं करती उसकी एफिशिएंसी ना। तो इसलिए अच्छा जो भी अच्छा। हम बनाएंगे, तो यही बात मैं कर रहा था, फिर वो डिस्कनेक्ट हो गया था। तो इसलिए हमें उसकी जरूरत नहीं है आइडियल गैस की, क्योंकि बाद में हमें पता चला कि जो एफिशिएंसी है वो डिपेंड ही नहीं करती उसके ऊपर ना। तो इसलिए फिर अच्छा वो अच्छा। उसमें जरूरत नहीं है उसके बारे में बस मजीद बात करनी। थर्मोडायनामिक स्केल के हवाला से बात कर रहे थे जानो हम, जिसमें मैंने आपको अभी तक जो बात सिखाई थी उसमें ये बताया था कि सेंटीग्रेड स्केल कैसे बना। ठीक है। अब जब वो सेंटीग्रेड स्केल बनाया था तो उस वक्त आपको याद होगा कि मैंने कहा था उस पर दो पॉइंट फिक्स कर लेने हैं। एक पॉइंट जो है उसका नाम 0 डिग्री सेंटीग्रेड रख लिया, और जो दूसरा पॉइंट है उसका नाम जो है वो अ, अच्छा। तो दूसरा पॉइंट जो है उसमें आपने बुनियादी तौर पे ये बता दिया कि दो उन दो पॉइंट्स के दरमियान जो है वो हम क्या कर सकते हैं, पार्टीशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने पार्टीशन की, और पार्टीशन करने के बाद जो है वो 100 उसके स्टेप्स बना लिए, और उन 100 स्टेप्स को में से हर स्टेप को ये कह लिया कि वो सिंगल 1 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इस तरह से ये बात मुकम्मल हुई। अ- अब वहां पे एक मसला है। यहाँ आपको लास्टली बताया था कि जब कभी भी इस तरह का थर्मोडायनेमिक स्केल बनाया जाता है तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, एक फिजिकल एक सब्सटेंस होता है। ये अब ध्यान से सुननी है ये बात दोनों, एक ताकि हमें समझ आ जाए। ये इसलिए ध्यान से सुननी है कि हमें इससे समझ आ जाएगी कि ये जो थर्मोडायनेमिक स्केल है इसकी जरूरत क्यों पेश है, हालांकि स्केल तो पहले मौजूद थे। तो उसमें मैंने कल भी वैसे तज़किरा किया था कि एक सब्सटेंस होता है, और उस सब्सटेंस की एक प्रॉपर्टी कंसिडर की जाती है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, यानी वो प्रॉपर्टी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। अब वो जो टेम्परेचर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है उसमें अ, जो प्रेजेंटली हम यूज कर रहे हैं उसको अगर आप गौर करें, जो मरकरी का मैंने अभी आपको बताया, तो उसमें सब्सटेंस क्या है, मरकरी है। ठीक है। और जो उसकी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की है वो हमने की है वॉल्यूम। और ये इसलिए वॉल्यूम इस्तेमाल किया कि ये जो वॉल्यूम होता है मरकरी का, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के। इस वजह से पता चला कि टेम्परेचर हम मेजर करेंगे विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम। तो वो विद द हेल्प ऑफ वॉल्यूम, चूंकि हमने टेम्परेचर मेजर करना था, तो इसलिए क्या किया जाता है, एक कैपिलरी ले ली जाती है, और इस कैपिलरी का एरिया यूनिफॉर्म रख के और उसमें मरकरी भर दी जाती है। अब जब मरकरी भर दी जाती है तो उस मरकरी वाले को उठा करके एक ऐसी जगह पे रख दिया जाता है जहाँ पे वाटर जो है वो कंडेंस यानी सॉलिड फॉर्म में, यानी पानी जम गया हुआ है। ठीक है ना। उस सूरत में उसको 0 डिग्री C मान लिया, और उसमें देखा कि जो वॉल्यूम था, सपोज करो यहाँ तक था उसका लेवल, वॉल्यूम की वजह से लेवल बढ़ेगा या कम होगा ना, ये बात समझ रहे हो ना आप। तो उसको 0 डिग्री C रख लिया। फिर इस तरह से दोबारा से उसको जब वाटर
क्या उसे कहते हैं, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर 100 डिग्री सी के ऊपर वाटर हो गया, तो फिर उस सूरत में दूसरा निशान लगा दिया। क्यों? क्योंकि फिर हमें पता है कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, हमने खुद कहा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो वॉल्यूम बढ़ते अगर यहाँ पे आ गया तो उसका नाम 100 डिग्री सी रख लिया। फिर हमने क्या किया, इसको जो इन दो पॉइंट्स के दरमियान वाला जो डिस्टेंस था या वॉल्यूम की वैल्यूज थी, उनको 100 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर लिया और ये कह दिया कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट के दरमियान अगर वॉल्यूम में इंक्रीज आए तो हम कहते हैं कि 1 डिग्री सी जो है वो टेम्परेचर में इंक्रीज आया। जवानो बताएं मुझे अगर समझ आ गई है सारी बात तो। आगे चलें फिर। ठीक है जवानो, चलो मैं फिर आगे चलता हूँ। अच्छा, अब ये तो बना लिया, इस तरह से बात समझ आ गई, ये बना लिया, सारा कुछ कर लिया, ठीक है ना। तो उस सूरत में अगर हम टेम्परेचर 0 डिग्री सी से नीचे मेजर करना चाहें, जैसे जैसे टेम्परेचर नीचे जाएगा तो हमें पता है कि मरकरी जो है वो एक टेम्परेचर के ऊपर जो है वो सॉलिड बन जाएगी। अब मरकरी जब सॉलिड बन जाएगी जवानों, तो उस सूरत में फिर हम उस टेम्परेचर के ऊपर वो जो वॉल्यूम है उसमें जो एक्सपेंशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रहेगी टेम्परेचर के, तो मसला पड़ गया। अब हम उसको यूज नहीं कर सकते उन टेम्परेचर्स के लिए। इसी तरह हम टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दें तो मरकरी एवेपोरेट हो जाएगी एक टेम्परेचर के बाद। अब जो एवेपोरेट हो गैसेस फॉर्म में चलेगी अगेन, फिर वो उसका वॉल्यूम उसी तरीके से प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर नहीं रहेगा। इसका मतलब ये है कि अब मसला पड़ गया, मसला पड़ गया तो इसलिए अब हमें सोचना पड़ेगा कि कोई ऐसा स्केल हमारे पास होना चाहिए तो जिसमें ये मसला ना हो। तो इसमें इस तरह के मसले से जान छुड़वाने के लिए फिर उन्होंने थर्मोडायनेमिक स्केल वगैरह जो है वो थर्मोडायनेमिक स्केल जो है उसको फिर उन्होंने क्या किया, अ, अ, देखना शुरू किया कि कोई ऐसा स्केल मिले जिससे ये मसला जो है वो हल हो जाए। अब उस मसले को वेरी लो टेम्परेचर का मसला और वेरी हाई टेम्परेचर का मसला हल करने के लिए फिर उन्होंने स्केल ढूंढने शुरू किए। फिर एक और भी प्रॉपर्टी ढूंढी गई, जैसे रेजिस्टेंस है, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होती है, लेकिन उसमें मसला था वेरी लो टेम्परेचर के ऊपर फिर वो बिहेवियर चेंज हो जाता था, फिर उसको करेक्ट करना पड़ता था। तो जब ये कार्नट साइकिल डिजाइन हो गया तो फिर ये सोचा कि कार्नट साइकिल में हमें पता है कि अब ये मैं कुछ चीजें आपके साथ मेंशन करना चाहूंगा ताकि वो चीजें हम याद रख सकें। सर जी जी बोले, आपकी आवाज नहीं आ रही। मेरी आवाज नहीं आ रही जोनो? कोई बात बताएं मुझे, कोई आवाज का सर मसला वो चल। हाँ हाँ। नहीं नहीं सर, आपकी आवाज़ तो सही आ रही है सर। वो एक बच्चा है हसनैन माविया सर, उसको ज्वाइन नहीं हो रहा मीटिंग में। अच्छा, तो वो वो कह रहा था सर को रिक्वेस्ट बता सेंड दो। करे, मैं ये अभी कर लेता हूँ। जी सर। अभी मैंने इनको एडमिट कर लिया, ये 3-4 लोग थे। अच्छा, मुझे यहाँ पे मैसेज नहीं शो हो रहा था। ठीक है, चलो मेरा ख्याल अब हो गए हैं, ये 10 लोग आ गए। ठीक है, ये एक और आ गया है। अच्छा, अब ठीक है, अब आप हमने यहाँ तक ये बात सीख ली है कि अब हमें
एक ऐसा थर्मोडायनेमिक ऐसा टेम्परेचर स्केल चाहिए जिसमें जो सब्सटेंस यूज करें टेम्परेचर सब्सटेंस की प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड ना करता हो, ताकि हम इस बात से इंडिपेंडेंट हो जाएं कि प्रॉपर्टी डिपेंडेंस जो है वो खत्म हो जाए। जब प्रॉपर्टी डिपेंडेंस खत्म हो जाएगी तो फिर हम जो भी टेम्परेचर मेजर करना चाहें, या वेरी लो टेम्परेचर हो या वेरी हाई टेम्परेचर, बड़े आराम से हम उसको मेजर कर लेंगे। इस सेंस में अब आगे प्रोसीड करते हैं। इस सेंस में हमारे पास जो ऑलरेडी अवेलेबल एक प्रोसेस है उसको अब हम देख रहे हैं, और वो प्रोसेस है कार्नट साइकिल का। वो किस तरह से? द कार्नट साइकिल प्रोवाइड्स अस द बेसिस टू डिफाइन अ टेम्परेचर स्केल दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रॉपर्टीज, मटेरियल प्रॉपर्टीज। तो ये पहली बात। तो मैंने अभी कहा था आपको कि अब हम जो देख रहे हैं उसमें हम यही देख रहे हैं कि मटेरियल डिपेंडेंट हो जाती हैं प्रॉपर्टी। जब मटेरियल डिपेंडेंट है प्रॉपर्टीज तो फिर उस सूरत में हमारे लिए वेरी जो लो टेम्परेचर और वेरी हाई टेम्परेचर है ना, उसको मेजर करने में मसला पड़ जाता है, क्योंकि उसमें मटेरियल की प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। तो उस बात से बचने के लिए फिर यहाँ पे जो तो इस सूरत में हमारे पास जो टेम्परेचर है उस पर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी से फ्री होना चाहिए। यार ये किसी का ना माइक ऑन है, ये इसको बंद करो या मैं करूं? म्यूट करो इसको, शोर आ रहा है बाहर में। इसका माइक ऑन है। अब्दुल वाहिद, वहीद कौन है ये अब्दुल वहीद? चलो ठीक है, अब हो गया। वो शोर आ रहा था। अच्छा जवानों, इसमें मसला, इसमें असूल क्या है कि अकॉर्डिंग टू इट द रेशो, और ये समझाई थी बात रेशो वाली, आपको याद होगा। थोड़ा सा पीछे चलता हूं। ये याद है जवानों? ये मैंने समझाया था कि Q1 इज प्रोपोर्शनल टू T1। वो बात क्या थी? बात ये थी कि किसी भी आइसोथर्मल प्रोसेस में जो हीट अब्जॉर्ब या हीट रिजेक्टेड होती है, वो याद रखना जिस टेम्परेचर के ऊपर हीट अब्जॉर्ब या रिजेक्ट हुई उस टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होती है। अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर वाली बात हो, ये वाली, तो याद रखें जो क्वांटिटीज आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं उनकी रेशियोज बराबर होती हैं। तो Q1 ओवर Q2 इज इक्वल टू T2 ओवर T1। ये असूल है, ये अब हम यूज करेंगे यहां पर। किस तरह से? ये मैंने लिखा हुआ, पहले पढ़ लेते हैं उस असूल को, फिर उसको मैं आपको लेके भी दिखाता हूँ। अकॉर्डिंग टू इट द क्वांटिटी Q1 और Q2 रेशो जो है ये सिर्फ डिपेंड करती किसके ऊपर? टेम्परेचर रेजरवायर के टेम्परेचर की रेशो के ऊपर। और ये रेशो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? ये रेशो हम फाइंड आउट कर सकते हैं बाय ऑपरेटिंग रिवर्सिबल कार्नट साइकिल बिटवीन दीज टू टेम्परेचर्स एंड केयरफुली मेजरिंग द हीट ट्रांसफर। तो इस तरह से ये रेशो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, कि टेम्परेचर की रेशो क्या है। कैसे मेजर कर सकते हैं? Q1 और Q2 को मेजर कर करके ये रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हमें इस रेशो का पता चल जाएगा तो ये फार्मूला आपके सामने मैंने लिखा हुआ है, यहाँ से T2 को अलहदा कर लें। इस रेशो का पहले पता है, मेजर किया हुआ है। एक टेम्परेचर अगर नाउन हो तो दूसरा टेम्परेचर निकल आएगा। इस तरह फिर अगर हम T1 के लिए सॉल्व कर लें तो T2 अगर नाउन हो तो T1 निकल आएगा। तो ये बुनियादी असूल था कि अब हम क्या करेंगे टेम्परेचर मेजर करने के लिए? वो ये करेंगे कि जिस टेम्परेचर को मेजर करना है, एक टेम्परेचर वो ले लेंगे, एक टेम्परेचर वो ले लेंगे जो हमें नाउन है।
तो फिर नाउन टेम्परेचर और अननोन टेम्परेचर के दरमियान कार्नट साइकिल चलाएंगे। उस कार्नट साइकिल के दौरान जो हीट अब्जॉर्ब होगी या रिजेक्ट होगी, दोनों, एक सिंक के ऊपर एक सोर्स के ऊपर, दोनों को क्या करेंगे, दोनों को मेजर कर लेंगे। तो मेजर करने से ये रेशो निकल आएगी। जब ये रेशो निकल आएगी तो उसको यहाँ पे पुट करके नाउन टेम्परेचर के साथ अननोन टेम्परेचर मालूम कर लेंगे। ये बुनियादी असूल है बच्चों। अगर ये समझ आ गया, अब्दुल वासे, अगर ये समझ आ गया तो बताओ, नहीं समझ आया तो फिर मैं दोबारा इसको एक्सप्लेन करूँ इस बात को। हाँ जी, हाँ जी सर, आ गया समझ। चलो ठीक हो गया। नेक्स्ट, अब वो जो मैंने अभी तज़किरा किया था कि एक पार्ट को या एक टेम्परेचर को नाउन रखना है, उस नाउन टेम्परेचर के बारे में अब बात करते हैं। वो नाउन टेम्परेचर अपनी मर्जी से फिक्स करना पड़ेगा, तो अब हम उसको अपनी मर्जी से फिक्स कर लेते हैं नाउन टेम्परेचर को। और वो यहाँ पे बताया हुआ उसने कि क्या रखना है नाउन टेम्परेचर। वो जो नाउन टेम्परेचर हमने रखना है वो है द थर्मोडायनामिक, ये यहाँ पे तज़किरा किया, द थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर इज डिफाइंड by choosing 273.16 Kelvin as absolute temperature of triple point of water as one of the fixed point and absolute zero as the other fixed point। तो वो जो मैंने एक टेम्परेचर जो हमें फिक्स टेम्परेचर पता होगा, उसको जो उसका तज़किरा किया था, उसको रखा है अब हमने इस वक्त ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। अब हम समझ लेते हैं कि ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर क्या है। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के ऊपर वाटर अपनी तीनों फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। वाटर की तीनों फॉर्म्स क्या हैं? पहली लिक्विड, सॉलिड और गैसेस। तो ये याद रखें, किसी भी सब्सटेंस के लिए और पर्टिकुलरली वाटर के लिए एक खास ऐसा टेम्परेचर और प्रेशर होता है जिस पर ये तीनों वैल्यूज इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं। ये तीनों फेजेस या तीनों फॉर्म्स जो हैं वो वाटर की इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करती हैं जवानों, ये बात याद रख लें आप। उस टेम्परेचर को हमने कहा हुआ है ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, और उसकी वैल्यू कितनी ली हुई है? 273.16 केल्विन। और आपने अभी देखा था कि जब हम स्केल बनाते हैं तो उसमें दो पॉइंट फिक्स करने होते हैं। जिस तरह से सेंटीग्रेड स्केल में 0 डिग्री सी और 100 डिग्री सी फिक्स किया था, और फिर उसके इन बिटवीन जो पॉइंट्स थे उनके इन बिटवीन जो डिस्टेंस था उसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, और वहां से पता चला कि 1 डिग्री सी क्या है। अब आते हैं इधर 1 केल्विन की तरफ कि 1 केल्विन क्या है, इसको कैसे समझें। तो बच्चों, इस स्केल पे ऊपर हमने एक पॉइंट क्या फिक्स कर लिया है? 273.16। और दूसरा पॉइंट क्या फिक्स कर लिया है? 0। उसका नाम क्या रखा है? एब्सोल्यूट जीरो। अब 263 और 0 के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हमने 273.16 केल्विन बराबर हिस्सों में तकसीम किया। तो जो एक हिस्सा है उसको क्या कह दिया? 1 केल्विन। और 1 केल्विन की डेफिनेशन यहाँ पर किताब में भी मेंशन है। द यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक स्केल इज 1 केल्विन। ये एमसीक्यू में बात पूछी जा सकती है, इसलिए मेंशन कर लें। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि 1 केल्विन डिफाइन करें। 1 केल्विन इज डिफाइंड एज 1/273.16 ऑफ द थर्मोडायनामिक टेम्परेचर ऑफ ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। यानी ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का टेम्परेचर जितना भी है, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का टेम्परेचर जितना भी है, उस टेम्परेचर का 1/273.16। ये वही बनेगा जो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक तरफ 0 केल्विन ले लिया और दूसरी तरफ 273.16 ले लिया और उसको बराबर हिस्सों में तकसीम कर दिया, तो एक हिस्सा जो है 1 केल्विन कहलाया। तो उसको हम टेक्निकली इस तरह डिफाइन करेंगे
कि 1 केल्विन इज डिफाइंड एज 1/273.16 ऑफ द थर्मोडाइनमिक प्रोसेस, थर्मोडाइनमिक, ये कौन एडमिट हो गए, चलो ठीक। अच्छा, तो इस तरह से हमें पता चल गया कि 1 केल्विन क्या होता है। ठीक है, बस फिर आप टेम्परेचर कैसे मेजर करना है? टेम्परेचर मेजर करना है कि एक तरफ का टेम्परेचर जो है, यानी एक, अब हमने टेम्परेचर मेजर करने के लिए कार्नट साइकिल चलाना है बच्चों। कार्नट साइकिल के लिए लाजम है कि एक सोर्स हो, एक सिंक हो। सोर्स वाला जो है वो हाई टेम्परेचर वाला होता है और सिंक वाला जो है वो लो टेम्परेचर वाला होता है। ठीक है, अच्छा, अब जिस बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है आपने, उसको और एक और टेम्परेचर जो फिक्स हमने कर लेना, उसको हमें ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कह लेते हैं, और उसको मैं T3 कह लेता हूँ। T3 की वैल्यू अभी हमने फिक्स कर ली है 273.16 केल्विन, ये याद रखना। अब अगर ये T टेम्परेचर और T3 टेम्परेचर की दो बॉडीज ले लेनी है, ये बॉडी वो है जिसका टेम्परेचर मेजर करना है और ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर है, इनके दरमियान कॉर्नट साइकिल चलाना है। जो कॉर्नट साइकिल जब इनके दरमियान चलाना है, अगर जो टेम्परेचर आपने मेजर करना है वो बड़ा हुआ तो फिर ये सोर्स बन जाएगा, ये सिंक बन जाएगा। अगर आपने ऐसा टेम्परेचर मेजर करना है जो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर से लो है, यानी स्मॉल टेम्परेचर है, 1 केल्विन, 2 केल्विन, 3 केल्विन एंड लाइक दैट, तो फिर उस सूरत में क्या होगा, ये वाला सोर्स बन जाएगा और वो वाला टेम्परेचर सिंक बन जाएगा। बहरहाल इन दोनों में से जो भी सूरत हाल हो, एक सोर्स बन जाएगा, दूसरा सिंक बन जाएगा। तो हमारा मसला हल हुआ। इनके दरमियान हमने कार्नट साइकिल चलाना है। कार्नट साइकिल चलाने से हीट्स को मेजर करना है। अगर हीट टी टेम्परेचर जिसको मेजर करना, उसके ऊपर क्यू अब्जॉर्ब या रिजेक्ट हुई है और Q3 हीट अब्जॉर्ब या रिजेक्ट हुई है एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, तो फिर ये रेशो बराबर होगी बच्चों, अभी जो समझाई थी उस की वजह से। तो यहां से T किसके बराबर हो गया, Q/Q3 मल्टीप्लाइड बाई ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर का टेम्परेचर, और वो हमने फिक्स कर लिया हुआ है। तो T फार्मूला क्या बन गया, T इज इक्वल टू 273.16 मल्टीप्लाइड बाई Q/Q3, और ये सारा आंसर किस में आ जाएगा, केल्विन में। तो बच्चों ये फार्मूला आपकी किताब में उसने बनाया हुआ है ये, तो मैं होप के समझ आ गया होगा अब आपको। Since this scale is independent of property of the working substance, hence we can apply that at very low temperature. तो ये बात खत्म हुई। नेक्स्ट हमारा काम है पेट्रोल इंजन डिस्कस करना। पेट्रोल इंजन जो है उसके बारे में बात करते हैं। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है पेट्रोल इंजन वाला, ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे पेपर में आ सकता है। ऊपर वाला लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे नहीं आता, उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और MCQs आते हैं। अब हम बात करते हैं पेट्रोल इंजन की, और पेट्रोल इंजन में मैं आपको समझाता हूँ कि क्या क्या सूरत हाल है। उसमें पहली बात यह है कि मुख्तलिफ इंजन की कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी मुख्तलिफ हो सकती है। ठीक है, जैसे आप कहते हैं कि फलां कंपनी का इंजन है, फलां इंजन है, K सीरीज इंजन है, इस तरह के नाम रखे जाते हैं। बाहर पड़ा। तो इस सूरत में जो बेसिक प्रिंसिपल होगा सबका, वो कॉर्नट साइकिल ही होगा जो हमने ऊपर पढ़ा हुआ है। तो अब हम एक टिपिकल यानी मखसूस 4 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन की डिस्कशन करते हैं। और ये जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है, इसमें 4 सक्सेसिव प्रोसेसेस होते हैं इन ईच साइकिल। यानी एक साइकिल कंप्लीट होने के लिए, जैसे वहां पे हमने 4 प्रोसेसेस देखे थे, यहाँ पे 4 प्रोसेसेस उसी के करस्पॉन्डिंग होते हैं हर साइकिल में, और उन प्रोसेसेस का नाम स्ट्रोक रखा जाता है। ठीक है ना, स्ट्रोक। तो ये जो स्ट्रोक हैं
4 स्ट्रोक पे इंजन ये काम करेगा। तो उस इंजन के काम करने के लिए आपको जिस चीज का पता होना चाहिए वो सिलेंडर है। यानी जो असल इंजन का सिलेंडर होता है वो किस तरह से होता है, उसकी ब्लॉक डायग्राम यहाँ पे एक बनाई है, वो मैं आपको समझा दूं। देखें, इसमें एक इस तरह से सिलेंडर होता है, ये जिसको मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ, ये सिलेंडर है ये, ठीक है ना। और सिलेंडर के इनसाइड एक मूवेबल पिस्टन होता है, सिलेंडर के इनसाइड एक मूवेबल पिस्टन होता है। यहाँ पर मूवेबल पिस्टन भी दिखाया गया है और सिलेंडर भी मैंने आपको मेंशन कर दिया। फिर इसके साथ दो वॉल्व लगे हुए होते हैं, एक को इनलेट वॉल्व कहते हैं, एक को आउटलेट वॉल्व कहते हैं। इनलेट का मतलब होगा कि जो किसी चीज को इनसाइड ले जाए, और आउटलेट का मतलब होगा जो किसी चीज को बाहर ले आए इस सिलेंडर से, ठीक है ना। तो इस सिलेंडर में जो पिस्टन होता है, पिस्टन एक रॉड के साथ एसोसिएट होता है क्रैंक शाफ्ट के साथ। मैं अब आपको क्रैंक शाफ्ट दिखा देता हूं ताकि वहां से हमें बात क्रैंक शाफ्ट की भी समझ आ जाए कि क्रैंक शाफ्ट कहाँ पर होती है और कैसी होती है। क्रैंक शाफ्ट एक रॉड होता है, वो सिंपली एक व्हील से, अगर आपको याद होगा जब हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था तो उसमें फ्लाई व्हील का तस्करा किया था। तो यहाँ पर उस तरीके से मैं आपको क्रैंक शाफ्ट की बात समझाता हूँ कि कहाँ पर है। देखें, यहाँ पर ये जो दिखाया गया इंजन है ये वाला, ये 4 सिलेंडर इंजन है। इसमें जिस तरह का मैंने सिलेंडर समझाया था उस तरह के 4 सिलेंडर हैं। एक सिलेंडर इंजन भी हो सकता है, 2 सिलेंडर इंजन भी हो सकता है, 3 सिलेंडर इंजन भी हो सकता है, 4 सिलेंडर भी। इस तरह सिलेंडर की तादाद जो है वो मुख्तलिफ हो सकती है, ठीक है। अब जो 3 सिलेंडर इंजन है या 2 सिलेंडर इंजन है या 4 सिलेंडर इंजन है, हमें इससे कोई गर्ज नहीं, हमें सिर्फ एक सिलेंडर का वर्किंग पढ़ना है। जिस तरह से उसका वर्किंग होगा बाकी सबका भी उसी तरह से होगा। तो इसलिए एक सिलेंडर की हमने वहां पे डिस्कस किया था। अब जितने भी किसी सिलेंडर इंजन में होंगे वो एक रॉड के जरिए, वो जो रॉड यहाँ पे ये दिखाया गया है, एक बड़े रॉड के जरिए, रॉड के साथ में कनेक्टेड होंगे। एक शाफ्ट, इस बड़े रॉड को असल में शाफ्ट कहते हैं, इस शाफ्ट के साथ कनेक्टेड होंगे। ये शाफ्ट एक व्हील के साथ कनेक्टेड होगी जो काइनेटिक एनर्जी को स्टोर करने का काम करेगा। आपको पता है आमतौर पे आप किसी व्हील को घुमा दें तो उसके पास एक काइनेटिक एनर्जी स्टोर हो जाती है, वो इन द फॉर्म ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। चौथे चैप्टर में फार्मूला बनाया था वो इसीलिए बनाया था बच्चों। तो वो जो एनर्जी स्टोर करने का डिवाइस बुनियादी तौर पे यहाँ पे इंजन में मौजूद होता है। तो इसलिए यहाँ पे उसको एक शाफ्ट के साथ, एक फ्लाई व्हील के साथ एसोसिएट किया हुआ होता है। ये बात याद रखनी है यहाँ पर। अब हमें पता चल गया सिलेंडर क्या है, उसमें पिस्टन क्या है, शाफ्ट के साथ वो पिस्टन रॉड के साथ शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है, शाफ्ट एक फ्लाई व्हील के साथ कनेक्ट, क्रैंक शाफ्ट जो है फ्लाई व्हील के साथ कनेक्टेड होती है। नंबर 1। नंबर 2, फिर मैं आपको ये समझा दूं कि इनवर्ड और आउटवर्ड का क्या मतलब होगा। अगर यहां से पिस्टन नीचे को मूव करे तो इसका मतलब पिस्टन आउटवर्ड मूव कर रहा है। अगर पिस्टन ऊपर को मूव करे तो इसका मतलब पिस्टन जो है वो इनवर्ड मूव कर रहा है। ये बात याद रखनी है अब आपने, क्योंकि वर्किंग के दौरान हमें इसकी जरूरत होगी। अच्छा, अब इसमें जो वर्किंग है इसकी, इसमें चूंकि 4 स्टेप्स होंगे, उन 4 स्टेप्स को या 4 प्रोसेसेस का नाम हमने रखा हुआ है स्ट्रोक्स। तो उसमें पहला स्ट्रोक जो है उसको कहते हैं इनटेक स्ट्रोक। ये हेडिंग आपने देनी है, ठीक है ना, कि जब आपको ये एक्सप्लेनेशन करने के लिए आए तो आपने हेडिंग्स देनी है। इस हेडिंग्स में सबसे पहले क्या होगा, इनटेक स्ट्रोक होगा। इनटेक स्ट्रोक जो है उसमें, इनटेक स्ट्रोक क्या होता है उसको अब हम देखते हैं। इनटेक स्ट्रोक में असल में क्या होगा, जो पिस्टन जो है वो आउटवर्ड मूव करेगा। अभी मैंने आपको समझाया था कि आउटवर्ड का क्या मतलब है, यानी इस तरफ को मूव करेगा। जब ये पिस्टन इस तरफ को मूव करेगा बच्चों, तो क्या होगा, यहाँ पे इस रीजन में जो स्पेस है वो खाली हो जाएगी। और हमें पता है खाली स्पेस जब हो तो उसमें वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। वैक्यूम क्रिएट हो जाए तो अगर किसी जगह से एयर वगैरह या किसी भी चीज को कोई रास्ता मिले तो उसमें वो भर जाएगा। अब हुआ क्या है, हुआ ये है
कि जिस वक्त ये आउटवर्ड मूव करेगा इनटेक स्ट्रोक में, तो ये वाला वाल्व जो है इसको हम ओपन कर देंगे। हाँ, जब इसको ओपन करेंगे तो फिर उस सूरत में, इधर आओ, जब हम इसको ओपन करेंगे तो और ये इनवर्ड मूव आउटवर्ड मूव करेगा ये पिस्टन, तो यहाँ पे जो वैक्यूम क्रिएट होगा, यहाँ पे इस तरफ हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है एयर और पेट्रोल के मिक्सचर से। याद होगा ना, आपने पढ़ा था कि पेट्रोल और एयर का मिक्सचर कैसे बनता है, वो आपको याद होगा। वो पेट्रोल और एयर का जो मिक्सचर बनता है वो इसलिए होता है कि यहाँ पे उसको सिलेंडर में भेज सकें। तो अब क्या होगा, यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा, ये वैक्यूम जब हम भेजेंगे, ये वॉल्व ओपन होगा तो एयर और पेट्रोल का मिक्सचर इस वैक्यूम से इस सिलेंडर में भर जाएगा। जब इस सिलेंडर में भर जाएगा तो ये जो इनटेक स्ट्रोक है ये मुकम्मल हो जाएगा। ये लिखा हुआ है, द साइकिल स्टार्ट ऑन द इनटेक स्ट्रोक इन विच द पिस्टन मूव्स आउटवर्ड एंड पेट्रोल and air mixture is drawn through the inlet valve into the cylinder from the carburetor। ये बताया था, carburetor at atmospheric pressure। नेक्स्ट है कंप्रेशन स्ट्रोक। नेक्स्ट का एडिंग क्या देना है, कंप्रेशन स्ट्रोक। तो इस मिक्सचर को अब इनलेट वाल्व बंद हो जाता है, क्योंकि अगर बंद नहीं करेंगे तो इसको कंप्रेस करने पर वो बाहर निकल जाएगा, पेट्रोल उसको बाहर नहीं निकलने देना। तो इनलेट वाल्व को क्लोज करना है और इस मिक्सचर को कंप्रेस कर देना है एडियाबैटिकली। एडियाबैटिकली का मतलब यहाँ पे ये होगा कि हमने उसको फौरन यानी जल्दी कर देना। हमें पता है कि जो प्रोसेस जल्दी हो वो एडियाबैटिक होते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ था वहां। तीसरा स्ट्रोक है उसको कहते हैं पावर स्ट्रोक, और यही इंपॉर्टेंट स्ट्रोक होता है जिसमें पावर डिलीवर होनी होती है। इसमें स्पार्क लगा, एक प्लग लगा होता है, जैसे मोटरसाइकिल वगैरह में प्लग, गाड़ियों में प्लग इसलिए इस्तेमाल होता है पेट्रोल इंजन में। वो उस प्लग से यहाँ पे स्पार्किंग होगी, जो ही ये स्पार्किंग होगी तो उसके नतीजे में बच्चों आपको पता है यहाँ पे आग जलेगी, क्योंकि पेट्रोल है। तो आग जलने पर आपको पता है टेम्परेचर हाई हो जाता है, टेम्परेचर हाई होने से प्रेशर बढ़ेगा, ये प्रेशर इस पिस्टन को आउटवर्ड धकेलेगा। जब आउटवर्ड धकेलेगा तो पिस्टन किसके साथ लगा हुआ है, क्रैंक शाफ्ट के साथ, और वो फ्लाई व्हील के साथ। तो एनर्जी कहाँ पे चली जाएगी, स्टोर हो जाएगी फ्लाई व्हील के पास। तो इसलिए इसको पावर स्ट्रोक कहा है। इसमें पावर जो है वो हमें अवेलेबल होती है, ठीक है। काजिंग द रैपिड इंक्रीज इन द प्रेशर and temperature, the burning of the mixture expand adiabatically and forces the piston to move outward. This is the stroke in which power is delivered to the flywheel through crankshaft। इस तरह से बच्चों ये पावर हमें हासिल हो गई इस इंजन से, इस इंजन के स्ट्रोक से, पावर स्ट्रोक से। वो हमने स्टोर कर ली फ्लाई व्हील में, हम यूज कर सकते हैं उसको, कंटिन्यूसली भी यूज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद लास्ट में क्या होगा, अब वो धुआं बन चुका है और उस धुएं को आप बाहर निकालना है ताकि अगला साइकिल स्टार्ट हो सके। तो फिर क्या करते हैं, आउटलेट वाल्व ओपन होता है, आउटलेट वाल्व यहाँ पे लगा हुआ है, ये पिस्टन फिर इनवर्ड मूव करता है और ये सारा धुआं बाहर निकाल देता है। और बाहर निकालने के बाद ये जो आउटलेट वाल्व है ये बंद हो जाता है, इनलेट वाल्व खुल जाता है और दोबारा से वो बाहर की तरफ को मूव करते हुए पहला जो स्ट्रोक है जिसको हमने इनलेट, जिसको हमने इनटेक स्ट्रोक कहा था, वो वाला स्ट्रोक जो है वो दोबारा से चलना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से इस 4 स्टेप्स में इसका वर्क मुकम्मल होगा, इसलिए इस इंजन को 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं, ठीक है। 4 स्ट्रोक इंजन एक इंजन है जिसमें हर सिलेंडर में 4 स्ट्रोक्स में साइकिल मुकम्मल होता है। और वो इस तरह के सिलेंडर कितने हो सकते हैं ये एक अलग मसला है, उसके ऊपर अभी हम बात नहीं कर रहे। तो बच्चों ये बात आप ध्यान से याद रखनी है कि इस तरह से, और इसकी एफिशिएंसी उसने यहाँ पे रखी हुई है, ये अब आपने याद रखना है। डीजल इंजन भी इसी तरह से है, सारा प्रोसेस वही है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या फर्क है उसमें, फर्क उसमें ये है कि वहां पे एडियाबैटिकली कंप्रेस इतना किया जाता है कि आग खुद खुद लग जाती है, स्पार्किंग की जरूरत नहीं होती। इसलिए पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में ये फर्क होता है कि उसमें स्पार्किंग प्लग चाहिए होते हैं पेट्रोल इंजन में, जबकि डीजल इंजन में कोई स्पार्किंग प्लग नहीं चाहिए होता। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज। ये अब डिस्कनेक्ट हो जाएगा, कल होगी बात इंशाल्लाह, और मैं लिंक वहां पे शेयर कर लूंगा, वो फिर आप देख लीजिए।